दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का यह एपिसोड शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के नाम है। देश में व्यापक निजीकरण चल रहा है, स्वास्थ्य का भी, शिक्षा का भी। तमाम सरकारी सार्वजनिक संस्थाएं निजी क्षेत्रों को सौंप दी गई है या जो बचा हुआ है उसको सौंपने की तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालय में शिक्षक, महज सरकारी की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए महीने पे अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने को मजबूर हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास नोएडा, गाजियाबाद तमाम जगहों पे चले जाएं तो निजी जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उसमें 15 से 20,000 पर भी आपको प्रोफेसर, जिनको आप प्रोफेसर कहते हैं, शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। क्या जिस देश में 15 और 20,000 में कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे वो विश्व गुरु बनेगा क्या? ताजा संदर्भ उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र द्वारा आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने का मामला है। इसी संदर्भ में विशेष रूप से इस एपिसोड में शिक्षा मित्र, स्कूली शिक्षा, टीचर, इसकी पड़ताल करने का यह प्रयास मैं कर रहा हूं। पूरा वीडियो देखते सुनते जाइए क्योंकि ये आपके हित से भी जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों के हित से जुड़ा हुआ है और अंततः ये देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्यों शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की है। पिछले दिनों एक शिक्षा मित्र की ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करने की बात सोशल मीडिया पर छाई रही। बिजनौर के चांदपुर में ट्रेन की चपेट में आने से गांव मिर्जापुर बेला निवासी शिक्षा मित्र की दर्दनाक मौत की खबर आप सबको प्राप्त हो गई होगी। उस शिक्षक का नाम कौशल सिंह है और कौशल सिंह ने आत्महत्या करने से पहले एक पत्र उन्होंने लिखा था। वो पत्र बहुत ही मार्मिक है। वो पूरा पत्र आप सुनिए, तब समझ में आएगा कि आखिर एक शिक्षक की हालत उत्तर प्रदेश में, जहां की राम राज्य का दावा हो रहा है, वहां पर क्या है। उन्होंने लिखा है कि मैं कौशल सिंह, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। अल्प मानदेय 10,000 में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। कौशल सिंह, मिर्जापुर बेला। अब सोचिए, 10,000 रुपए में स्कूल का शिक्षक है, वो कह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपए के अल्प आय में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। उनके 3 बच्चे हैं, जाहिर है घर में और सदस्य होंगे और स्कूल जाते होंगे तो पेट्रोल तेल का भी खर्चा भी होता होगा। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। सूचना के मुताबिक ग्राम मिर्जापुर बेला निवासी कौशल सिंह ने, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, इनके पिता का नाम मंगू सिंह चौहान है। ये प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में करीब 15 वर्षों से शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे थे। कौशल शुक्रवार, यानी पिछले शुक्रवार, जो शुक्रवार गया है, कि सुबह रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन स्कूल के बजाय उनका शव हरपुर रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। कौशल सिंह के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा लड़का तकरीबन 10 वर्ष, बेटी 8 वर्ष तथा छोटा बेटा 5 वर्ष का है। 3 बच्चे हैं, 10 से लेकर 5 वर्ष तक। सोचिए एक परिवार पे क्या गुजरेगी। ये पूरी दर्दनाक दास्तान है। आगे मैं थोड़े शिक्षा पे भी बात करूंगा कि शिक्षा का जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक जो स्कूली शिक्षा है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ और आखिर सरकार क्यों उस मॉडल को आगे नहीं बढ़ा रही, ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। अब आइए आते हैं कौशल के स्टोरी पे। कौशल को मानदेय के रूप में 10,000 रुपए प्रति माह का पारिश्रमिक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता था। 10,000 रुपए की कीमत आज के 3 साल पहले अगर तय करें, एनालिसिस करें, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के, तो 8,000 रुपए ही रह गई है।
बताया जाता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार के समय उन्हें भी सहायक शिक्षक के रूप में तैनात किया गया था कि यूपी में सहायक जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनका वेतन तकरीबन 60,000 रुपए प्रति माह है। अब कहां 60,000 रुपए और 10,000 रुपए वेतन में कितना भयानक अंतर है, इसका अनुमान आप सहज ही लगा सकते हैं। क्या बेहतर जीवन जीने की जिम्मेदारी या हक शिक्षकों की नहीं है क्या, जिनके कंधों पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है? जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक कौशल के रिश्तेदार पंकज कुमार ने बताया है कि कौशल शुक्रवार की सुबह रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकले थे। शासन द्वारा शिक्षा मित्रों को शिक्षक रूप में मान्यता दिए जाने के बाद उन्हें करीब 40-45 हजार रुपए वेतन मिलता था, लेकिन सरकार द्वारा पुनः शिक्षा मित्र बना दिए जाने पर वेतन जो है मात्र 10,000 रुपए हो गया, जिससे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा था। महंगाई के दौर में वेतन बहुत घट जाने के बाद से ही तनाव में रहने लगे थे। वहीं उत्तर प्रदेश से 22 वर्ष पहले अलग हुए उत्तराखंड में भी यह स्थिति कुछ हद तक बनी हुई, लेकिन यहां पर संख्या मात्र 6,000 शिक्षा मित्र हैं और इनका मानदेय पहले 15,000 था, जिसे कुछ महीने पहले बढ़ाकर 20,000 रुपया किया गया। हालांकि यह 20,000 रुपए भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से अगर तुलना की जाए तो ये एक बढ़िया रकम आपको दिखेगा। हालांकि 20,000 रुपए प्रति माह सैलरी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तुलना में यह राशि वरदान के समान है। मतलब 100% जो है ना बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। अब देश में बहुत तरह के लोग तरह तरह के समान नागरिक संहिता की वकालत करते हैं कि सब एक कानून होना चाहिए, लेकिन उनकी आंखों में उनको यह नजर नहीं आता। सरकारी शिक्षक को 50,000, उत्तराखंड के शिक्षा मित्र को 20,000, वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए प्रति माह। एक देश में रहते हुए एक ही राष्ट्र के लोगों के लिए सरकार के द्वारा इतना बड़ा भेदभाव, लेकिन भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में यह संभव हो सकता है। मतलब एक ही स्कूल में 3 तरह के शिक्षक हो सकते हैं। एक परमानेंट होंगे जिनकी सैलरी 50,000 होगी, जो एक दूसरे होंगे 2 तरह के शिक्षक, माफ कीजिएगा, दूसरे होंगे शिक्षा मित्र जिनकी सैलरी 10,000 रुपए होगी। एक ही स्कूल में समान डिग्री 2 वेतन। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, वहाँ भी जाके देखिए, वहाँ भी 20,000 25,000 रुपए में कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, यह सोचना आप सबको है, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन यह सब आखिर क्यों और कैसे हुआ? 2015-16 के आंकड़ों पर अगर निगाह दौड़ाएं तो पता चलता है कि इस देश में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 15,22,346 थी। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के शासनकाल तक स्कूलों में अध्यापकों की तदर्थ भर्ती नहीं सुनने को मिलती थी, एडोकिज्म नहीं था उस समय। लेकिन बाद के वर्षों में खासकर देश में उदारवादी अर्थनीति ने देश भर में न सिर्फ आर्थिक बदलावों में उथल पुथल को जन्म दिया, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भी अचानक से देश के करोड़ों माता पिता का नजरिया अलग होने लगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के कोने कोने में सबको सर्व सुलभ शिक्षा के प्रति कृत संकल्प हुई। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ 65:35 सहयोग के आधार पर, अर्थात 65% केंद्र 35% राज्य, सहयोग के आधार पर देश में सबको शिक्षा देने के लिए शिक्षा मित्र की कवायद शुरू की। याद कीजिएगा, पुरानी पेंशन योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही खत्म हुई थी।
बहरहाल आगे चलते हैं। नतीजा, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों के रूप में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिन्हें शुरू में 2500 रुपये प्रति माह वेतन पर रखा गया और बाद में बढ़ाकर 3500 रुपये और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाने के बाद 5000 रुपये प्रति माह वेतन कर दिया गया। क्या 5000 रुपये में स्कूल में बेहतर शिक्षक मिल सकता है? ये सवाल उठा रहा हूं कि देश में बहुत सारे मॉडल ऑलरेडी हैं। एक शिक्षक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक है, चाहे वो, आप एक बात ध्यान रखिएगा, निजी हो जाएगा ना तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सैलरी नहीं मिलने वाली है। चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमियार हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सबको इतना ही मिलने वाला है। इसलिए निजीकरण का विरोध सबको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1-2 साल के लिए भले ही कोई शिक्षक इतने कम वेतन पर काम करना मंजूर कर ले, उसे स्थायी रूप से एक बेहतर वेतन अपने परिवार का पालन पोषण करने की जरूरत होती है, एक परमानेंट बेहतर सैलरी। शिक्षा मित्रों और टीईटी के जरिए मायावती सरकार के दौरान नियुक्त अध्यापकों की ओर से लगातार मांग और प्रदर्शन किया गया था, जिसके कारण 2017 में अखिलेश यादव सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त कर दिया था। मतलब शिक्षा मित्र से अखिलेश यादव ने इन्हें सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, जिसमें सैलरी 45,000 रुपए के आसपास मिलती थी। चूंकि ये नियुक्तियां राज्य सरकार के द्वारा स्थायी आधार पर नहीं की गई थी और इन्हें नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था, इसलिए इसके विरोध में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और यह मामला कोर्ट तक गया कि जब सरकारी अपॉइंटमेंट होता है तो पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है, फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तब इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद चयन होता है। ये प्रक्रिया चूंकि नहीं हुई थी, इसलिए इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। स्थायी नौकरी के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा में ऐसे लाखों युवक थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और इस प्रकार जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1,36,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर जो समायोजन किया गया था, जो इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो एब्जॉर्प्शन किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया और उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बनना पड़ा। मतलब शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक बने और सहायक शिक्षक से पुनः शिक्षा मित्र बने, यानी जो 45,000 मिल रहा था अब पुनः 10,000 पे आना पड़ा। पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का बहुत लाभ उठाया था, लेकिन जो विपक्ष उस समय था अब तो सरकार में है, वो इन युवाओं जो शिक्षक हैं उनकी मांगों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज 40-50 हजार रुपए प्रति माह वेतन पाने वाले इन शिक्षा मित्रों को पुनः 10,000 पे जीवन बिताना पड़ रहा है आज भी। इनमें से अधिकांश लोगों को इस काम में 15 से 17 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच में उनके ऊपर शादी, वैवाहिक जीवन और अपने बूढ़े हो चुके पेरेंट्स, माँ बाप की जिम्मेदारी भी आ चुकी है। स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु अब एक तरह से भिक्षाटन की स्थिति पे है और सरकार दावा कर रही है कि वो विश्व गुरु बनने जा रही है। कैसे बनेगी, कौन से सिलेबस बनेगी? मास्टर के पेट में खाने के लिए अन्न नहीं होगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होंगे, घर चलाने के लिए संसाधन नहीं होंगे, तो आखिर कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे, ये सोचना है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, चूंकि अभी केस स्टडी है, शिक्षा का क्या हाल है। वैसे ही शिक्षा उत्तर भारत के कई राज्यों में चल रही है, लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति कुछ अलग है, बेहतर है। एक आध दो जगह मैं जाकर देख चुका हूं। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती गई और यह कई दशकों से बनी हुई है। जो लेटेस्ट डेटा है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1,88,00,000 छात्राएं इनरोल्ड हैं, नामांकित हैं। ये प्रदेश के 1,30,000 स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
और इन स्कूलों में उनको पढ़ाने के लिए तकरीबन 1,70,000 से अधिक शिक्षा मित्र तैनात किए गए हैं। लगभग 2 करोड़ बच्चों का भविष्य भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो यही लोग कल देश के भविष्य को सुधार सकते हैं। लेकिन इसके लिए आधुनिक स्कूल, हवादार कमरे, अच्छे टीचर, साफ पानी, साफ बाथरूम के साथ साथ खेल कूद के लिए आवश्यक संसाधन और कुशल प्रशिक्षक की नितांत आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे टीचर होने चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन हो चाहिए, खाने का भी इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बता दूं कि किसी भी राष्ट्र के महान बनने की बुनियाद शिक्षा में है, और शिक्षा की जो प्राथमिक बुनियाद है वो स्कूल में है। किसी भी राष्ट्र को अगर देखेंगे, उनके प्रगति को आप मापें, तो सबसे पहले देखिए कि वहाँ स्कूल में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इससे आप पूरा असेसमेंट कर सकते हैं कि आखिर वो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन ये जो बेहतर सुविधा देने की बात है, अच्छे स्कूल, मॉडर्न स्कूल, अच्छे टीचर, यह कई दशकों से लटका हुआ है। या ऐसे कहिए कि अलग अलग सरकारों ने अपने अपने तरीके से इसको लटकाया। जब ओपोजिशन में होते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, करवाते हैं, लेकिन वही जब सरकार में आ जाते हैं तो इन शिक्षकों के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता। चलिए, स्थायी शिक्षकों की कमी को दूर करने के बजाय अस्थायी ठेके पर शिक्षकों को नियुक्त किए जाने का चलन कई सरकारों से चला आ रहा है। इधर जब से दिल्ली सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू कर दी गई है और आगामी गुजरात चुनाव के चलते इस विषय पर सारे गुजरात में व्यापक चर्चा हो रही है, उससे भाजपा में अजीब तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है। हाल ही में आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ऐसे 4 विद्यालयों को शुरू किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे एक मॉडल स्कूल होंगे। इसके तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14,500 स्कूलों की घोषणा की है, जो अपने आप में एक मॉडल स्कूल होंगे। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिस पे काफी चर्चा अम्बेडकरनामा पे हो चुकी है। यह शिक्षा का व्यवसायीकरण है, बाजारीकरण है, क्या है। प्रोफेसर सुखदेव थोरट, तमाम कैसे अपूर्वानंद जी, तमाम लोगों से हम इस पे बात कर चुके हैं। और अरविंद, चूंकि गुजरात में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं गुजरात में, और वो कह रहे हैं कि अब गुजरात मॉडल छोड़िए और दिल्ली मॉडल देखिए। तो दिल्ली मॉडल लेके गुजरात पहुंचे। इससे भाजपा बहुत ही असहज स्थिति में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहले से अगर सरकारी स्कूल में देखेंगे तो 2 तरह के मॉडल स्कूल आपको दिखेंगे कि मॉडल स्कूल का दर्जा प्राप्त है। इसमें एक है सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, और दूसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये दोनों ही स्कूल केंद्र सरकार के तहत आते हैं। वर्तमान में कुल 668 जिलों में 661 नवोदय विद्यालय हैं और 23 जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों को राजीव गांधी के शासनकाल में बनाया गया था और इससे अब तक लाखों की संख्या में गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के छात्र छात्राओं को लाभ पहुंच चुका है। इसके अलावा यहां देश में कुल 1099 केंद्रीय विद्यालय हैं, एक नवोदय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय। 1099 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से 1096 भारत में हैं और 3 भारत से बाहर हैं। तो 2 स्कूल के 2 मॉडल केंद्र सरकार का ऑलरेडी भारत में एग्जिस्ट कर रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। अब इसका जरा देखिए कितने लोग काम करते हैं, आउटपुट क्या है। 1 फरवरी 2015 को इसमें 11,21,012 विद्यार्थी एवं 56,445 कर्मचारी थे।
ये विद्यालय 25 क्षेत्रों में विभक्त हैं, जिसका अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ एजुकेशन सेंट्रल स्कूल का। अब सवाल यहां यह उठता है कि देश में पहले से ही हमारे पास बेहतर स्कूली शिक्षा के 2 मॉडल मौजूद हैं, तो तीसरे की क्या जरूरत है। केंद्रीय विद्यालय, जिन्हें मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार के तहत कार्यरत कर्मचारियों और देश के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा के कारण बनाया गया था, यह मॉडल, सेंट्रल स्कूल का मॉडल, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल पूरे देश भर में क्यों लागू नहीं किया जा सकता, यह सवाल तो बनता है। और देश की जनता को, इस देश के हुक्मरानों से, जब वोट मांगने आए आपके पास चुनाव के समय, तो आप उनसे जरूर पूछिए कि जितने एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया जाता है सेंट्रल स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय में, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से खर्चा उसका वहन करे। अब इस एजुकेशन का क्या हो रहा है, एजुकेशन का निजीकरण हो रहा है कि देश में निजी स्कूलों के नाम पर, जहां एक तरफ नामी गिरामी कॉरपोरेट के द्वारा अंधाधुंध फीस के जरिए हर वर्ष लाखों रुपए लोगों से वसूले जाते हैं, वहीं 8-10 हजार रुपए प्रति माह की कमाई करने वाले करोड़ों पेरेंट्स के द्वारा भी अपने बच्चों को गली गली में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए लाखों निजी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला कराते देख सकते हैं आप। कन्वेंट एजुकेशन गांव गांव में बना हुआ है, छप्पड़ भी लगा हुआ है, तब भी देखेंगे कि सब लोग को लगता है कि वहां जाएंगे तो बेटा मेरा इंग्लिश में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उससे क्या भविष्य होगा, यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसे पेरेंट्स को यह भी पता नहीं है कि अपना पेट काट कर जो 2-4 हजार रुपए हर महीने अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा रहे हैं, उससे उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि वो गांव गांव में, और लोग प्राइड समझते हैं, पता नहीं उस कॉन्वेंट में पढ़ाई हो रहा हो नहीं हो रहा है, नोबडी नोस। सो पूरे देश में अगर सर्वेक्षण करें तो लाखों गांव के गांव आज जो खाली हो रहे हैं और अपने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेने की ललक में करोड़ों लोग कस्बों, शहरों और महानगरों में पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों को साजिश के तहत बर्बाद करने की भयानक कहानी तो कहीं नहीं छुपी हुई है। एक सवाल खड़े कर रहा हूं कि सरकारी संस्थाओं को मार दो, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है अपने आप ऊपर आते रहेंगे, उससे कमाई का जरिया हो जाएगा। अब बड़े बड़े स्कूल लोग चलाते हैं, उनका नेक्सस ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिशियन सबके साथ होते हैं, इसलिए ये पूरी एक प्लानिंग है, एक डिजाइन है। जैसे किसी भी सरकारी संस्था को तबाह कर दीजिए या बोलिए कि यहाँ काम ही नहीं हो रहा है इसलिए प्राइवेट कर दीजिए, ये है मामला पूरा इन टोटलिटी में। इस पूरी कहानी में शिक्षा मित्र आज आत्महत्या कर रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसी शिक्षा होगी, कैसे छात्र आएंगे, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ाया जाएगा, और कुल मिलाकर क्या इसका खामियाजा भारत भुगत रहा है, और क्या आगे चलकर इससे भी भयानक हालत हो सकती है। ये सवाल ये हम सब के लिए है, आप सब के लिए है। दोस्तों, यह जो पूरी समीक्षा है, ये समीक्षा हमारे मित्र रविंद्र सिंह पटवाल ने की है, वो लेखक और टिप्पणीकार हैं, और मैं उस समीक्षा को आपके सामने ले रहा हूँ। स्वर और हमारा है, लेकिन ये रविंद्र भाई ने ये लिखा है, लेखक टिप्पणीकार हैं, पुराने एक्टिविस्ट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, शेयर करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।